नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 26, 27, 28 और 29 अप्रैल, ये 4 दिनों का जो अप्रैल का करंट अफेयर छूटा हुआ था, इसको आज हम लोग कवर अप करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कुछ लिया गया है इसमें, तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा। आपका इन 4 दिनों का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दिनों का छूटा हुआ था, इसको कवर कराना जरूरी था। ओके, तो मंथली करंट अफेयर की तो इसके बाद आएगी वीडियो। ये मंथली करंट अफेयर नहीं है, इसमें केवल 4 दिनों का करंट अफेयर है, ये आप क्लियर कर लो। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, हर एक महीने की तरह, हर एक डे की तरह, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जा करके इसे ले सकते हो। बहुत सारे पेड बैचेज हैं, इंडिविजुअल बैचेज भी हैं, इनको भी आप ले सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे दोस्तों ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए, इसको फैलने से रोकने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। इस बार की थीम थोड़ा सा लंबी है, और जब थीम लंबी होती है तो पूछे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर भी आप लोग देख लीजिए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये है इस बार की थीम। मलेरिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो ये पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से ये फैलता है, यानी ये वाहक का काम करते हैं, ठीक है ना, ये वाहक का काम करते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं। अभी हाल फिलहाल में WHO ने दोस्तों चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और मलेरिया के उपचार के लिए अभी WHO ने दुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 के 4 पॉइंट मलेरिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में 6वें एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर बीना मोदी जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों, 6वें एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड्स में विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से, तो ये सम्मानित की गई हैं। इनसे पहले भी ये कई और अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं, जैसे 2018 में दोस्तों विमेन ऑफ डिकेड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, बिजनेस एंड लीडरशिप 2018 में, ठीक है ना। और ये मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है वर्तमान में। तो अभी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर? अगला, हाल ही में सरकार ने IIM निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु को कितना बढ़ा दिया? IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं इनके रिटायरमेंट की एज दोस्तों 5 साल के लिए इंक्रीज कर दी गई है। यानी पहले हुआ करती थी 65 वर्ष, अब बढ़ा करके 70 वर्ष कर दी गई है। यानी अब इसके जो डायरेक्टर होंगे वो 70 वर्ष के बाद रिटायर हुआ करेंगे। ऐसे ही ठीक IITs में चलता है और यूनिवर्सिटीज़ में भी चलता है, ये दोनों पहले से ही चलते थे। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जो IIMs कॉलेज हैं उनके भी डायरेक्टर्स की एज बढ़ा दी गई है। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? तो 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। रायसीना डायलॉग, इसमें दोस्तों बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं, शामिल होते हैं, भारत में आयोजित होता है ये डायलॉग, और इसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत चलती है। तो इस बार की मुख्य अतिथि थी उर्सुला वान डर लेयन। उर्सुला वान डर लेयन जो हैं ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें 90 देशों से 210 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बार की थीम थी टेरा नोवा, इम्पेचेंट एंड इम्प्रेल्ड। ओके, अगला, हाल ही में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो रवि दहिया इन्होंने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल। एकमात्र भारत को गोल्ड मिला, टोटल तो मिले 17 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था और वो एकमात्र गोल्ड था रवि दहिया के नाम, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। अब देखो, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का ये 35वां संस्करण था, मंगोलिया के उलन बटार में आयोजित किया गया। इसमें टोटल 17 मेडल्स में 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 11 था ब्रॉन्ज मेडल। तो रवि कुमार दहिया जो कि ओलंपिक में भारत को सिल्वर भी अभी दिलाए हुए थे, सिल्वर मेडल दिलाए थे, तो इन्होंने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। भारत अगर बात करें मेडल टेबल्स में किस पोजीशन पर रहा, तो 5वें स्थान पर रहा। टॉप पर कौन रहा? जापान रहा।
अगला देखते हैं। एक जिला एक उपज योजना के तहत किस राज्य के संतरे को सतपुड़ा संतरा का नाम दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के संतरे को सतपुड़ा संतरा का नाम दिया गया है एक जिला एक उपज योजना के तहत। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में एक जगह है छिंदवाड़ा, उस छिंदवाड़ा में सतपुड़ा संतरा नाम से फेमस है, तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सतपुड़ा संतरा नाम दिया गया है उस जगह के नाम से, सतपुड़ा जगह की नाम है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार की एक ये अभियान के तहत, एक योजना के तहत ये किया जा रहा है, एक जिला एक उपज योजना। आपको पता होगा ये यूपी की तरह ही है, कॉपी है। ठीक है ना, यूपी का ऐसे ही एक योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसे ही मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है एक जिला एक उपज योजना। इससे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया था एक जिला एक शिल्प अभियान, तो उसमें जो क्राफ्ट्स होते हैं, जो शिल्प होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये शुरू किया गया था। अब फसलों को भी प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। ठीक है ना, तो मिलती जुलती चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखनी है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये हरियाणा की योजना थी, इसे भी आप याद रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन IAS, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना शुरू की? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने दोस्तों पत्रकारों के लिए एक इंश्योरेंस योजना, इंश्योरेंस स्कीम शुरू करी हुई है। क्योंकि देखो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, त्रिपुरा हुए, असम हुए, वहाँ पर कभी कभी पत्रकार पर अटैक हो जाते हैं, तो उन अटैक्स के बचने के लिए या फिर उन अटैक्स को एक प्रकार से इंश्योर करने के लिए कि अब से अटैक्स जो हो तो फिर उनके घर वालों को, परिवार वालों को भी कुछ कंपनसेशन मिल सके, इसके लिए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जो ऐसे मान्यता प्राप्त जो आप ले लो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, ठीक है, तो इन सभी मीडिया कर्मियों को दोस्तों दिया जाएगा बीमा कवर। किसके द्वारा? त्रिपुरा कैबिनेट के द्वारा। लेकिन एज लिमिट भी रखी गई है, 21 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र के बीच में होना चाहिए, तभी उनको दिया जाएगा। दूसरा, इनको हेल्थ बीमा ही दिया जाएगा। हेल्थ बीमा कवर देने से क्या होगा? अगर उनको चोट लगती है, अटैक होता है, अगर वो घायल होते हैं, तब फिर उनको बीमा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मृत्यु होती है तब भी कंपनसेशन मिलेगा। अन्यथा किसी और कारण से, अगर जैसे कि किसी और कारण से अगर उनका कुछ हो जाता है उनको, तब फिर ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है ना। और एक चीज़ और कंडीशन रखी गई है कि इसमें वही पत्रकार पात्र होंगे जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले रहे होंगे। आयुष्मान भारत योजना तो आप जानते ही हो कि सितंबर 2018 में शुरू हुई थी, PMJAY योजना के नाम से जानी जाती है, जन आरोग्य योजना। इसके तहत क्या होता है कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान स्मार्ट कार्ड बनाए रहते हैं, उनको 5 साल तक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना। चलो, तो योजनाओं को भी आप क्लियरली याद करते चलोगे। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा देखेंगे आप लोग मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे लोकेशन इंडिया के मैप में इस तरफ है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला इसकी कैपिटल है। विप्लव कुमार देव यहाँ के CM हैं, BJP पार्टी से जो कि हैं। सत्यदेव नारायण आर्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। इंद्रजीत मोहंती यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर। अगला देखते हैं, वर्ष 2022 में PRSI पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों PRSI पुरस्कार मिला है NMDC को। NMDC बोले तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको PRSI पुरस्कार मिला है, यानी पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। इसने पब्लिक रिलेशन में 4 कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी हुई है, इस वजह से इसे मिला हुआ है ये अवार्ड। ओके। अगला, हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश लैंग्वेज डे या स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोनों मनाया गया दोस्तों 23 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशन की इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे का ये दिन होता है 23 अप्रैल को जो मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन में दोस्तों 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें अंग्रेजी, अरबी, रूसी, चीनी, स्पेनिश और फ्रांसीसी होती हैं। तो इसमें देखो इंग्लिश और स्पेनिश ये दोनों तो हो गया 23 अप्रैल, ठीक है ना। और अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले इसके ले लो, 23 अप्रैल से कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है। और 20 अप्रैल से 1 महीना और पुराना ले लो तो आप 20 मार्च पर आ जाओगे, और 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज डे। ये 4 याद हो गए। अच्छा, रशियन लैंग्वेज डे दोस्तों ये 6 जून को मनाया जाता है, 6 जून को। और अरेबिक लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है उसी टाइम पर अरेबिक दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है। ये 6 के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की, और 6 के 6 ये शुरू हुई थी 2010 में मनाया जाना यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला, किस राज्य का पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना?
तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का पल्ली ग्राम बन गया है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। पल्ली ग्राम ये सांबा में स्थित है। सांबा जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर का। तो वहाँ की पल्ली में 500 किलोवाट का सौर पावर प्लांट लगाया गया है, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वहाँ पर जीरो कार्बन एमिशन वाला एक ऐसा सोर्स बन गया है जिससे वहाँ की जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भी एनर्जी का कंजप्शन होगा वो कार्बन फ्री रहेगा। तो ये पूरी की पूरी पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। केंद्र सरकार ने इसे ग्राम ऊर्जा स्वराज योजना के तहत अचीव किया हुआ है। क्लियर है। तो अभी हाल ही में 6408 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में या एरिया में 1500 सोलर पैनल मॉडल पंचायत में 340 घरों में प्रोवाइड करा रहे हैं स्वच्छ बिजली। ओके, अगला, हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह इस बार मनाया गया दोस्तों 24 से 30 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष ये लास्ट वीक में मनाया जाता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष। तो इस बार 24 से 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इस बार ही ये 24 से 30 अप्रैल है, कोई ज़रूरी नहीं हर बार 24 से 30 अप्रैल हो। ठीक है, ये वीक पर डिपेंड करता है कि कब से सोमवार शुरू हो। अच्छा, तो आखिरी सप्ताह में ये मनाया जाता है, ये कंफर्म हो गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अच्छा, ये तो हुआ विश्व टीकाकरण सप्ताह। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 16 मार्च। कब बताएंगे? 16 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है इंडिया में टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इस बार की थीम यहाँ की है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। अगला, हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान एलोवेरा ब्रिटो का निधन हो गया, या किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों एलोवेरा ब्रिटो ये दोस्तों पूर्व भारतीय हॉकी की कैप्टन थी, महिला खिलाड़ी थी और महिला टीम की ये कैप्टन रह चुकी हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने 7 राष्ट्रीय खिताब भी जीते हैं कर्नाटक की घरेलू टीम से। जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इसके खिलाफ भारत को रिप्रेजेंट भी की हुई हैं, इंडिया का प्रतिनिधित्व की हैं, कैप्टनसी की थी। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1965 में और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली ये दूसरी महिला खिलाड़ी बनी थी। पहली महिला कौन बनी थी? एनी लम्सडेन। दोनों का नाम आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत की कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी बनी? तो दोस्तों बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की पहली कंपनी जिसने 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर दिया था। अभी इंटरडे ट्रेडिंग में इसने ये अचीवमेंट हासिल करी हुई थी। इंटरडे क्या होता है? दिन भर की जो ट्रेडिंग होती है ना, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग बोले तो जो उतार चढ़ाव होता है शेयर मार्केट में, ठीक है ना, लोग खरीदते बेचते हैं शेयर। तो वो दिन भर की ट्रेडिंग में एक बार क्या हुआ कि 2 से 2.5% का शेयर इसमें हाइक हो गया और उसी टाइम पर इसकी वैल्यूएशन 19 लाख करोड़ पहुंच गई। ठीक है, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 लाख करोड़ पहुंचने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई। देखिए 1.8% ये उछाल आ गया था इसके शेयर में। ठीक है, अभी मार्च में ही इसने 18 लाख करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस किया था, अभी 19 लाख करोड़ का वैल्यूएशन ये टच कर गई थी एक बार। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1973 में स्थापित हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय सेमिनार लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया गया है। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित कराया गया था लॉजिसेम वायु 2022। ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पर एक नेशनल सेमिनार था दोस्तों, और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जी, इन्हें हम लोग कहेंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्होंने इस सेमिनार का उद्घाटन किया हुआ है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक बुक भी लॉन्च की गई जिसका नाम था फुटप्रिंट इन सैंड्स ऑफ टाइम। भारतीय वायुसेना के बारे में अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वैसे आप बाकी की जो दोनों सेनाएं हैं उसके भी दिवस याद रखिए। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग प्रकाशित किया? तो अभी हाल ही में रोजर फॉलिगेट ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग। इस बुक में बेसिकली बताया गया है कि जो चेयरमैन माओ थे, यानी माओ का जो शासनकाल चला करता था चाइना में, उनके कार्यकाल से लेकर के सी जिनपिंग का जो टाइम पीरियड रहा है, सी जिनपिंग आपको पता होगा ये करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं चाइना के, तो इनके टाइम के से इनकी जो टाइम पीरियड है
इस टाइम पीरियड पर कैसे वहाँ पर जासूस काम करते रहे, चाइनीज स्पाइस कैसे काम करते रहे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, कैसे वो अपने जासूसों का यूज़ करता है, इसके सबके बारे में डिटेल्स बताया गया। तो रोजर फॉलिगेट जो कि फ्रांसीसी एक रिपोर्टर हैं, इन्होंने इस पर ये बुक लिखी थी। हालांकि इन्होंने ये पुस्तक 2008 में ही लिखी थी फ्रेंच में, लेकिन अभी ये नताशा लेहर के द्वारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। तो नताशा लेहर का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा दिवस 29 अप्रैल 2022 को मनाया गया? तो अभी हाल में 29 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये इंटरनेशनल डांस डे, प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दुनिया भर के डांस को प्रमोट करने के लिए, डांस के माध्यम से सेलिब्रेट करने के लिए, जो सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं त्योहारों में, कार्यक्रमों में, ठीक है ना, तो इन सब को एक प्रकार से अवेयर करने के लिए, साथ ही साथ डांस स्टेप जो डांस की कमेटियाँ होती हैं उनको सबको प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1982 में ITI की जो डांस कमेटी है उसने जीन जॉर्वेस नोवेरे, जो कि दोस्तों आधुनिक बैले डांस के निर्माता थे, इनकी जन्मदिन पर यह मनाया जाना शुरू किया। तो इन्हीं का जयंती होता है 29 अप्रैल को, इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों इंडिगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगन, अपने पास भी एक नेविगेशन सिस्टम आ गया है, इंडिया के पास भी। अब हम लोग GPS का यूज नहीं करेंगे तब भी चलेगा, GPS पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो हालांकि अभी ये वाइड लेवल पर यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी देखो आप, ये इंडिगो पहली एयरलाइन बनी है, तो धीरे धीरे लेकिन आने वाले टाइम पर गगन का उपयोग है हम लोग भी करेंगे। तो ये एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, इसको यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। ओके, ये इंडिगो का ATR 72 विमान जो था, इसने सक्सेसफुली इसका यूज़ किया। राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसने लैंड किया। ठीक है, तो जो GPS सहायता प्राप्त है भू संवर्धित नेविगेशन, जिसे कहते हैं जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, शॉर्ट फॉर्म में गगन कहते हैं, इसका उपयोग किया गया था। गगन को बनाया है इसरो ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, क्योंकि अभी ये एयरलाइंस के लिए यूज़ की जा रही है, इसी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी मदद लेना ज़रूरी था। अगला, हाल ही में किसे NCSC का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में NCSC के दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए विजय संपाला। विजय संपाला इससे पहले भी थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो ये चुनाव लड़ गए, लेकिन वहाँ पर हार गए, फिर से आ गए यहाँ पर। तो विजय संपाला दूसरी बार ये दोस्तों चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के इसके दोबारा अध्यक्ष बने हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा लीडर ही हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पंजाब में, और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए दोबारा से नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको नियुक्त किया। अगला, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन को कहाँ का दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया? तो इमैनुअल मैक्रोन ये दोस्तों फ्रांस के बन गए हैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट। फ्रांस के ये प्रेसिडेंट पहले भी थे, अभी एक बार दोबारा से जीत करके आए हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन। काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इनकी वजह से इंडिया के भी फ्रांस के साथ, ठीक है ना। तो ये दोबारा चुनाव जीतने वाले एकमात्र आधुनिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने हैं, यानी आधुनिक टाइम पर अगर देखा जाए तो दोबारा से कोई फ्रांसीसी प्रेसिडेंट बनता नहीं था लगातार, लेकिन ये बन गए हैं। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने एक अवार्ड शेयर किया था, चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, ये भी आप याद रखेंगे। फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो पेरिस होती है इसकी राजधानी, मुद्रा होती है यूरो। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों ये क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस जो 26, 27, 28 और 29 अप्रैल से थे। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से सॉर्ट करके जो भी महत्वपूर्ण थे उनको कवर अप कराया, ठीक है। कोई सा भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। और अब आपका अप्रैल पूरा का पूरा डेली करंट अफेयर वाइज कवर हो गया है। लेकिन फिर भी 15 दिनों की जो वीडियो आती है, फर्स्ट पार्ट तो आया हुआ है, सेकंड पार्ट उसकी आ जाएगी, तो उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। जाते जाते ये 2 क्वेश्चंस हैं आपसे, आप इनका आंसर करते जाइए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई है? इसके अलावा 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपका जो भी ओपिनियन, जो भी पता हो आपको, डिटेल से डिटेल, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास जरूर करना। इसके अलावा अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़बरदस्त बैच लॉन्च हुआ है, समय बहुत कम है, ऐसे में आप इसे ले करके अपनी तैयारी स्पीडली तैयार कर सकते हो।
तो आप MZT ऐप पर जाकर के वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के इसे ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पेड बैच हैं, जैसे कि लेखपाल बैच है, ग्रामीण परिवेश है, हिंदी है, यूपी पुलिस है, ठीक है, सामान्य ज्ञान है, और भी बहुत सारी है, आप इनको भी ले सकते हो। सारी चीज़ें आपको MZT ऐप पर मिलेंगी, वहीं पर आपको सारा ई-बुक भी मिल जाएगा। बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।